Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 21st of May 2020. तो 21 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to join the TEMS portal for the complete हिंदू, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र, साइंस मंथली, दे कैन जॉइन अस फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. तो हमने पोर्टल पे एक नया इनिशिएटिव साइंस मंथली भी शुरू किया, तो जिन्होंने ज्वाइन किया ऑलरेडी वो जाके देख सकते हैं. स्टडी साइंस मंथली मतलब पूरा जो अप्रैल का साइंस एंड टेक वाला जो करंट अफेयर्स पोर्शन था वो भी अपलोड कर दिया गया है, सो यू कैन गेट दैट. एंड जो पोर्टल नहीं ज्वाइन कर सकते, दे फॉर देम ऑल्सो वी हैव इनिशिएटेड फ्यू फ्री इनिशिएटिव्स, जैसे कि डेली आंसर राइटिंग. तो आंसर ज़रूर लिखा करिए, दैट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव. और हम आज एक लाइव सेशन रखूंगा मैं, टाइमिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय मी एंड मैं पोस्ट के थ्रू अभी टाइमिंग्स आपको बता देता हूँ. चलो लेट मी टेल यू द टाइमिंग्स फॉर नाउ ओनली. मैं शाम के टाइम आज अपन 7 बजे का एक लाइव सेशन रखते हैं. इन द इवनिंग टाइम 7 PM इन द इवनिंग देर विल बी अ लाइव सेशन बाय मी, और उसमें मैं आपको आंसर राइटिंग और इन सब के बारे में, प्लस आगे किस तरह से लॉकडाउन के टाइम में या आने वाले समय में जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसमें कैसे प्रोसीड करना, उसके लिए आज शाम को 7 बजे अपन एक लाइव सेशन रखते हैं. तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है, कैसे अप्रोच करना है, और हमने और क्या सोचा है फर्दर उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा. तो लाइव सेशन विल बी हेल्ड इन द इवनिंग टुडे 7 PM इन द इवनिंग. ओके, तो 7 PM अपन टाइम डिसाइड करते हैं, मैं अकॉर्डिंगली 7 PM आ जाऊँगा ऑनलाइन. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहले क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड बेसलाइन सर्वेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ नोडल एजेंसी फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस 2020. ओके, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत. एक एक करके मैं आपको बताता हूँ. पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि अर्थ साइंसेज के अंदर नहीं आता, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है. तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज भी होते हैं. तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है. दूसरा स्टेटमेंट सही है, ये एक नोडल एजेंसी है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस 2020. तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू FATF, यानी कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत. तो FATF इज अ पॉलिसी मेकिंग body which works to generate the necessary political will to bring about national legislative and regulatory reforms. Second is FATF's decision making body. The FATF plenary meets 3 times per year. Third is FATF secretariat is located at the OECD headquarter in पेरिस. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत. तो इसमें मैंने स्टेटमेंट्स इस तरह से ऐड किए ताकि आपको कुछ नई चीज़ें पता चले. जैसे कि सेकंड जो स्टेटमेंट था, FATF का डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है FATF प्लीनरी, वो कैसे मीट करती है 3 टाइम्स अ ईयर. तो आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत. इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट ही सही है. डी विल बी द आंसर फॉर दिस. थर्ड क्वेश्चन इज, द हैप्पीनेस करिकुलम इन स्कूल्स विच वॉज इन न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. ऑप्शंस आर ए केरला, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश या डी दिल्ली. तो हैप्पीनेस करिकुलम जो है वो डी दिल्ली यानी कि दिल्ली के स्कूल्स में है. हैप्पीनेस मिनिस्ट्री अगर याद रखना है कि हैप्पीनेस मिनिस्ट्री किस स्टेट ने किया था, तो वो दिल्ली मध्य प्रदेश ने किया था. ओके, हैप्पीनेस का एक मिनिस्ट्री बनाया था मध्य प्रदेश ने. बट हैप्पीनेस करिकुलम इन द स्कूल्स दैट हैज बीन इनिशिएटेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट. अब ये जो आज का एनालिसिस है, मैंने इसमें कुछ नया चीज सोचा कि इट विल बी कंप्लीट करंट अफेयर्स. एक तरीके से इसको कोशिश करते हैं अपन बनाने के लिए, मतलब कि इसमें कुछ चीज़ अपन छोड़े ना, कोई चीज़ रह ना जाए. इस कारण से मैं कुछ एक्स्ट्रा जो न्यूज़ आइटम्स जो हिंदू में नहीं आता उनको भी कवर करना चाहता हूँ. 2 टॉपिक अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे. एक है आपका द बाल्टिक ट्रेवल बबल. एक बाल्टिक ट्रेवल बबल नाम ट्रेवल बबल, यानी कि ये है, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, बोलने में ही दिक्कत होती है. तो ट्रेवल बबल. ओके, तो ट्रेवल बबल, बाल्टिक ट्रेवल बबल क्या है. तो बेसिकली होता क्या है कि जो कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जो क्या हो रहा है कि कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा आपको लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ ये तो देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. तो कंट्रीज ने क्या डिसाइड किया कि ऐसी कंट्रीज जिनमें केसेस को कंट्रोल कर लिया गया है, उन कंट्रीज में जो ट्रेवलिंग है बाय एयर बाय ये, इनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि एक जगह के लोग दूसरे जगह जाके काम कर सकें. तो इस तरीके का एक ट्रेवल बबल बनाने की कोशिश की जा रही है. तो they are creating a travel bubble, means reconnecting the countries or states that have shown good level of success in containing the novel coronavirus. तो जो कंट्रीज नोवल कोरोना वायरस को कंट्रोल कर चुके हैं या कंट्रोल कर लिया है जिन्होंने, वो एक दूसरे कंट्री जो कंटिग्यूअस रीजन से, जो कंटिग्यूअस कंट्रीज है, वो एक दूसरे में जो ट्रेवलिंग है वो अलाउ कर देंगे, ईजी कर देंगे, और एक जगह से जाकर के दूसरे का काम कर
सकते हैं। तो बेसिकली जो बाल्टिक ट्रेवल बबल है ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ओके, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने ये बाल्टिक ट्रेवल बबल बनाया है। इसके अलावा जो और कुछ ट्रेवल बबल हो सकते हैं, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने भी एक एग्रीमेंट बनाया है फॉर द ट्रेवल बबल, ओके, तो याद रखिएगा। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस द नेशनल टेस्ट अभ्यास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया है फॉर द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, MHRD का ये प्रोजेक्ट है। दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड नेशनल टेस्ट अभ्यास। अब ये नेशनल टेस्ट अभ्यास क्या करेगा, इसको डेवलप किसने किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने डेवलप किया है नेशनल टेस्ट अभ्यास को। एंड दिस एप्लीकेशन विल हेल्प द कैंडिडेट्स टू टेक मॉक टेस्ट फॉर द एग्जाम्स लाइक JEE, नीट एक्सेट्रा। तो वो क्या कर सकते हैं, जो JEE या नीट का एग्जाम दे रहे हैं वो मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। दिस एप्लीकेशन इज पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड देयरफॉर द स्टूडेंट्स विल गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स आफ्टर टेकिंग द टेस्ट, ओके। तो इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। नेशनल टेस्ट अभ्यास याद रखेगा। बाल्टिक ट्रेवल बबल हमने डिस्कस कर लिया, नेशनल टेस्ट अभ्यास डिस्कस कर लिया। दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो कि न्यूज में थे बट हिंदू में नहीं आ रहे थे, इस कारण से अपन डिस्कस नहीं किया था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल मैं यही चाहता हूं कि आप में से किसी का नुकसान ना हो, ओके। So that is our whole approach regarding this. Nepal's new political map unacceptable says India. अब हुआ क्या है कि नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप बनाया जिसमें उन्होंने लिम्पिया, धूरा, लिपुलेख और लिपुलेख जो उत्तराखंड का हिस्सा है उसको भी उन्होंने अपनी सॉवरेन टेरिटरी में दिखा दिया है। सो दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया इज सेइंग दैट दिस इज नॉट डन। एंड काला पानी, लिम्पिया, धूरा और लिपुलेख उत्तराखंड का जो पार्ट है उन्होंने अपने मैप में कैसे दिखा दिया, देयरफॉर दे आर सेइंग दैट इट इज अनएक्सेप्टेबल मैप, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, तो मैंने कल भी आपको वैसे पूरे बताया था कि पूरा जो इशू चलता है वो काली रिवर का इशू है, काला पानी डिस्प्यूट बोलते हैं, काला पानी डिस्प्यूट बोलते हैं, ओके। और नेपाल का कहना है कि काली रिवर के ईस्ट जितनी भी टेरिटरी वो नेपाल की है, इंडिया भी यही कहता है, लेकिन इंडिया का ये मानना है कि जो काला पानी रीजन है और जो ये आपका लिपुलेख वाला, लिपुलेख तो ऑब्वियस सी बात है उत्तराखंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा भी है, पास भी है, लिपुलेख पास अपन बोलते हैं उसको। सो दैट इज अनडाउटेडली अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, बट नेपाल ने जो नया मैप बनाया है दैट has shown it as a part of their own sovereign territory and that is not accepted by India, okay। ये न्यूज़ थी। यहाँ पे आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी एज वेल, आप मेरे साथ आगे बढ़ते जाइए, न्यूज़पेपर अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई उनको भी दिमाग में रखिएगा, है ना। रशियन टीम एट कूडनकुलम टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स इन जनरेटर। अब क्या हुआ है कि कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है, जो कि आपका बेसिकली तमिलनाडु का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे कुछ जो यूनिट्स थी उनमें प्रॉब्लम आने लगी है, ओके, कुछ यूनिट्स में प्रॉब्लम आ रही थी, ओके, अनयूजुअल वेरिएशंस देखने को मिल रहे थे। तो उसको न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बेसिकली ऑपरेट कर रहा है इसको, तो उसने चेक किया। अब मैं बेसिकली आपको इस न्यूज़ आइटम में NPCIL के बारे में बताना चाहता हूं, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो NPCIL इज द Nuclear Power Corporation of India Limited. It is an Indian public sector undertaking based in Mumbai. Indian public sector undertaking based in Mumbai, Maharashtra. It is wholly owned by the government of India and is responsible for the generation of nuclear power for electricity. Okay, the NPCIL is basically responsible for the generation of nuclear power for electricity. NPCIL is administered by the Department of Atomic Energy. तो NPCIL को कौन एडमिनिस्टर करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में बेस्ड है, होली ओन्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होली ओन्ड है, 1987 में बना था। थोड़ा और फैक्ट्स देखो, NPCIL was the sole body for responsible for constructing and operating the इंडियाज कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टिल सेटिंग अप ऑफ द भाविनी विद्युत निगम, ओके। तो भाविनी यानी कि जो आपका जो भाविनी विद्युत निगम जो बना वो आपका 2003 में बना। 2003 के पहले तक तो पूरा का पूरा जितना भी कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे उनको बनाना, ऑपरेट करने का काम NPCIL का करता है। NPCIL के अंतर्गत 21 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं कंट्री में, जो कि 7 अलग अलग लोकेशंस में काम करते हैं, जिसमें जैसे तारापुर हो गया, रावत भाटा हो गया, आपका कूडनकुलम हो गया, ये सारा NPCIL के अंतर्गत ही काम करता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, दैट इज अनदर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो NPCIL जो है वो आपका 1987 बना, 1956 के कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बना था पहले, ओके। तो ये भी आपको याद रखना कि 1956 के कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था इसको, ठीक है। और न्यूक्लियर पावर ये
ये आपका NPCIL जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करता है, होली ओन्ड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, 1987 में फाउंडेड था, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तारापुर, रावत भाटा, कुडनकुलम, ये सारे जो है ये इसके अंतर्गत ही काम करते हैं, NPCIL के अंतर्गत ही काम करते हैं, वही मॉनिटर करता है, ठीक है। एडिटोरियल सेक्टर में आते हैं। एडिटोरियल में जो सबसे पहला एडिटोरियल है वो M.K. नारायणन द्वारा लिखा गया है, चाइना बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये आर्टिकल है बेसिकली जो कि बता रहा है कि सबसे पहले ऑथर ने स्टार्ट किया है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस द प्रेजेंट पैंडेमिक फ्रॉम अर्लियर वंस इज इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अगर हम आज का पैंडेमिक कोविड-19 के पैंडेमिक को बाकी जो पुराने पैंडेमिक हुए थे उनसे कंपेयर करें तो जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है वो है द इकोनॉमिक स्केल, द इकोनॉमिक कॉस्ट्स इन्वॉल्व। तो केवल लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है कोविड-19, इट्स वेरी इकोनॉमिक थ्रेटनिंग भी है। तो इकोनॉमिक थ्रेटनिंग बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है ना। इंडियाज एक्सपोर्ट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टेंस वर द वर्स्ट इन द पास्ट 30 ईयर्स। अगर आप देखो इंडिया की कंडीशन, तो जॉब लॉसेस हुए हैं, हमारे यहाँ जॉब लॉसेस तो देखने को मिला है। जो इंडिया में एक्सपोर्ट था वो वर्स्ट था पिछले 30 सालों का। द हैरोइंग प्लाइट ऑफ इंडियाज माइग्रेंट वर्कर्स एंड द इमेजेस ऑफ हंग्री, एमलेस, डिस्पजेस्ड माइग्रेंट वर्कर फैमिलीज ट्रजिंग अलॉन्ग द हाईवेज ऑफ द नेशन। आपने देखा होगा कि माइग्रेंट की जो कंडीशन है वो सारी चीज़ें आपने देखी तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी एंड इट्स वेरी सैड टू सी दैट पिक्चर ऑफ अ नेशन लाइक इंडिया। ओके, अब ऑथर ने यहाँ पे बेसिकली बोला ये है कि जो पैकेज है वो एक मोज़ैक जैसा है। सबसे बड़ी बात तो ऑथर ने कहा है कि बहुत सारे क्रिटिक्स जो है इस पैकेज को आप ज़रूर मतलब वो करते हैं, इस पैकेज का क्रिटिक्स कहते हैं। तो अब क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखो सबसे बड़ी बात अगर आप देखो इसमें कुछ चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हुई, जैसे MSME को आपने 3 लाख करोड़ देने की बात की, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बात की देने की, NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में आपने बोला कि लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, पैसा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने 1 लाख करोड़ की सब्सिडी दी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, देन आपने मनरेगा में 40,000 करोड़ दिए, ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अब कुछ चीज़ें जो इसमें थी वो बेसिकली बजट जैसी चीज़ें थी जो कि नहीं होती तो भी काम चल जाता। फॉर एग्जांपल अब आप डिफेंस प्रोडक्शन में बोल रहे हो प्राइवेट सेक्टर आएगा, कोल को आप बोल रहे हो कि इसमें हम रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर देंगे, डिस्कॉम्स के लिए आपने बोला कि हम एयरोस्पेस के लिए आपने बोला कि प्राइवेट लाएंगे। आप बेसिकली आप जो इवेंट है ये इवेंट इतना हैवी स्केल का था कि पहले आपको देखना चाहिए था कि हेल्थ सेक्टर, सोशल सेक्टर, इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ज़रूरी थी वो जो बिल्कुल लॉन्ग टर्म को आपने देखा, ना कि शॉर्ट। आपको जब ऐसा कोई पैंडेमिक सिचुएशन होती है तो ऑथर के अकॉर्डिंग ये है कि जब ऐसी कोई पैंडेमिक सिचुएशन होती है तो लॉन्ग टर्म से पहले आपको शॉर्ट टर्म में डिस्ट्रेस जो होता है उसको भी खत्म करना होता है। हर समय आप लॉन्ग टर्म का ही नहीं सोच सकते। कई बार ऐसा होता है जब आपको शॉर्ट टर्म में पहले जो पैंडेमिक की जो सिचुएशन है उसको दूर करने के लिए सोचना चाहिए। तो ये चीज़ ऑथर ने कही कि ये बेसिकली बजट में अच्छी लगती है, बट जो आप रिलीफ पैकेज के नाम पे ये चीज़ बोलोगे तो वो रिलीफ पैकेज नहीं कहलाएगा। अब ऑथर ने चाइना का बोला कि चाइना इज फार प्रिपेयर्ड फॉर अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड। पोस्ट कोविड वर्ल्ड जैसे कोविड-19 खत्म भी तो होगा कभी ना कभी, है ना, तो इसके लिए पोस्ट कोविड के लिए जो है चाइना बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर चाइना का देखो तो चाइना ने स्टैंडर्ड 2035 प्लान्स बना लिए हैं ऑलरेडी। 2035 तक के पूरे प्लान्स उनके तैयार है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट जनरेशन IIoT यानी कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। देन इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहुत पहले उन्होंने इनिशिएट कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग आप देखो, अनमैन्ड व्हीकल्स की अगर बात करें तो चाइना इज फार प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड एंड इंडिया को भी वही करना चाहिए। इंडिया वुड मोर देन वेलकम सम ऑफ द एंटिटीज एग्जिटिंग चाइना। अब देखो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि इंडिया को एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना चाहिए चाइना के सामने। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो कि अब चाइना को छोड़ेंगी, चाहे वो कोविड-19 के कारण हो या कुछ भी हो, उनके एथिकल कंसर्न्स के कारण हो, बट इंडिया को एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना चाहिए चाइना का, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी हैं और इंडिया को बेस्ट अल्टरनेटिव प्रूव करना पड़ेगा, तभी जो कंपनीज चाइना को छोड़ेंगी वो इंडिया में आएंगे। तो इंडिया को भी प्रिपेयर करना चाहिए, इंडिया को भी एक प्लान बनाना चाहिए, बिना प्लान के वो दे आर बाउंड टू फेल। अगला जो आर्टिकल है वह है ग्रास्पिंग द डिफेंस सेल्फ रिलायंस नेटल। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा था, मतलब इसमें पूरा जो डिफेंस के लिए स्टेप्स लिए गए हैं कंट्री द्वारा उनकी तारीफ की गई है। तो अच्छा, कभी कभी तारीफ भी करनी चाहिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं। तो इंडिया हैज़ द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर। पहले इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर था, 12% हम ग्लोबल आर्म का इंपोर्ट करते थे, लेकिन अभी जो है सऊदी अरेबिया ने हमको पीछे कर दिया। तो सऊदी अरेबिया इज इन फर्स्ट प्लेस नाउ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर वर्ल्ड में समय कौन है, तो सऊदी अरेबिया
अरेबिया चल रहा है, तो सऊदी अरेबिया इज इन द फर्स्ट पोजीशन और हमसे आगे निकल गया। अब होता क्या है, अब इसके बाद अभी क्या हो रहा है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 के तैयार किए जा रहे हैं। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स ऑफ 2020 आर अंडर फॉर्मुलेशन एंड वी हैव अ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि प्रमोट कर रहा है इंडिजिनस इक्विपमेंट को, है ना। बिपिन रावत का अगर आपने एटीट्यूड देखा हो तो ही इज प्रमोटिंग द इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ द डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑथर ने इसी चीज की तारीफ कही है कि हमको ये चीज समझनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा सेल्फ रिलायंट रहेंगे इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, हमको सारी फील्ड में ही सेल्फ रिलायंस बनाना चाहिए, बट डिफेंस के लिए हमको खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि हम सेल्फ रिलायंट रहें। एंड द डिसीजन टू नोटिफाई अ लिस्ट ऑफ वेपन सिस्टम फॉर सोर्सिंग इंटायरली फ्रॉम द इंडियन मैन्युफैक्चर। अब क्या है, इस बार अगर आपने चेंजेस देखे हो तो जो डिफेंस के लिए निर्मला सीतारमण ने कहा था, उन्होंने ये कहा कि एक निगेटिव लिस्ट आएगी। निगेटिव लिस्ट का मतलब कि जो आइटम उस निगेटिव लिस्ट में रहेंगे उनको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज देम फ्रॉम द लोकल मैन्युफैक्चरर्स ओनली। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत पॉजिटिव स्टेप है। लिस्ट निगेटिव है लेकिन स्टेप पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि इंडिया के अंदर काम करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एटलीस्ट उनको पता रहेगा कि ये चीज़ तो चलो आप बाहर से नहीं लेने वाले, ये चीज़ आपको कंट्री के अंदर ही लेनी पड़ेंगी। दैट इज द बेस्ट थिंग अंडर दैट। ओके, अब इसके अलावा अगर आप देखो तो हमने बहुत सारे फील्ड्स में अब मतलब कि अगर एफडीआई देखो तो 49% से बढ़ा करके 74% हमने कर दी ऑटोमेटिक रूट के लिए, तो वो भी एक अच्छा स्टेप है जिसमें और ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स अब इंटर कर सकते हैं और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज और ये सारी चीज़ें हमको बाहर की मिल सकती हैं। सो दैट लिबरलाइजेशन इज ऑल्सो दैट विल ओपन डोर फॉर मोर जॉइंट वेंचर्स। तो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स स्टार्ट हो सकते हैं। दैट इज अनदर वेरी गुड स्टेप दैट हैज़ बिन टेकन। अब ऑथर का ये कहना है कि डीपीपी जो 2020 का प्रिपेयर होगा दैट शुड इनकॉर्पोरेट गाइडलाइंस टू प्रमोट फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन एंड द फॉरेन कंपनीज। तो डीपीपी 2020 में भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए जो कि फॉरवर्ड लुकिंग हो और इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दूसरी कंपनीज के साथ रहे उसमें। ओके, सो दैट शुड बी डन, ये ऑथर ने कहा है। इसके अलावा ऑथर ने कहा टू गिव प्राइवेट इंडस्ट्री अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द डेवलपिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द रोल ऑफ डीआरडीओ एंड गवर्नमेंट सोल एडवाइजर शुड बी इवैल्यूएटेड। तो हमको बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। जैसे कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डीआरडीओ, जैसे डीआरडीओ को आप प्रमोट करो अच्छी बात है, लेकिन जब आपने प्राइवेट के लिए ओपन किया है थोड़ा उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको देनी चाहिए। दिस इज द सजेशन ऑफ द ऑथर। ओके, तो ये कुछ आर्टिकल में सजेशंस थे जो कि दिए गए हैं। हाउ पब्लिक हेल्थ बूस्ट्स एन इकोनॉमी। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि पब्लिक हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली जस्ट फॉर द सोशल वेलबींग, नॉट ओनली जस्ट फॉर द हेल्थ केयर वेलबींग और मेडिकल वेलबींग, बट ऑल्सो फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग। अब ऑथर ने कहा है कि एक साइंटिस्ट की थ्योरी दी है जिनको बोलते हैं विलियम बॉमोल। ओके, तो विलियम बॉमोल की थ्योरी थी जिनमें उन्होंने कहा था कि हेल्थ सेक्टर जो है वो कॉस्ट डिसीज कहलाता है। हेल्थ सेक्टर कॉस्ट डिसीज क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो कि सर्विस की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो इस विलियम बॉमोल का जो थ्योरी था कॉस्ट डिसीज का कि हेल्थ केयर इज अ कॉस्ट डिसीज, मतलब यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा राइज कर जाती है और वैल्यू जो सर्विसेज में रहती है उससे वो कम हो जाती है और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होती है। तो ये इसको बहुत ज़्यादा ऑथर ने इसको दरकिनार किया है, इसको ऑथर मानता नहीं है। मतलब विलियम बॉमोल की जो थ्योरी थी कॉस्ट डिसीज की उसको निगेट किया है। कैसे निगेट किया है? ऑथर का कहना है कि WHO का कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ 2001 में और इसके अलावा कुछ इकोनॉमिस्ट द्वारा रिपोर्ट आई थी 1999 और 2013 में। इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो अगर हम estimated that low and middle income countries will realize 9 to 20 fold returns respectively on investment in health। अगर आप हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 9 से 20 गुना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इनफैक्ट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई हो तो एनसीईआरटी में 2-3 चीज़ें कनेक्टेड है। अगर आपने हेल्थ में, एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में एक चैप्टर है जिसमें ये 3 चीज़ें हैं कि हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में अगर इन्वेस्ट करते हैं आप तो ये आपको न केवल सोशल रिटर्न देते हैं बट आपको इकोनॉमिक रिटर्न्स भी मिलता है। मतलब कि सोशल रिटर्न्स प्लस आपको इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलता है, ठीक है ना। तो यही सब आंसर राइटिंग में आप लिखना है कि हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यू विल गेट बोथ सोशल रिटर्न एज वेल एज द इकोनॉमिक रिटर्न्स एज वेल। ओके, तो यहाँ पे ऑथर ने इस चीज़ को बोला है, इस कारण से उन्होंने बॉमोल की जो थ्योरी थी उसको निगेट किया है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो बॉमोल हाइपोथेसिस ऑन इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ वाज स्ट्रांगली डिस्प्यूटेड बाय ऑल दीज रिपोर्ट्स। जो ये रिपोर्ट्स इन्होंने बॉमोल के हाइपोथेसिस को काफ़ी ज़्यादा निगेट किया है। इंडिया इन पर्टिकुलर स्टैंड्स टू गेन ग्रेटली बाय इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, स्पेशली हेल्थ बियॉन्ड इलनेस केयर। ओके, तो अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना।
इसके अलावा एजुकेशन एंड स्किलिंग ऑफ अ डाइवर्सिफाइड हेल्थ वर्कफोर्स कैन अपलिफ्ट द हेल्थ सर्विसेज फॉर हेल्थ प्रोटेक्टिंग एट बोथ पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल लेवल। तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे हेल्थ एजुकेशन में, हेल्थ स्किलिंग में, तो इससे आपको हेल्थ केयर सेक्टर में हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए तीन चीज़ें चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए तीन चीज़ें चाहिए, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ। ओके, ये तीन चीज़ें चाहिए, दीज थ्री थिंग्स कंबाइन टू मेक अ बेटर ह्यूमन। ओके, अगर ह्यूमन रिसोर्स आपका सुधर जाएगा तो आपको बेसिक सी बात है कि आपको इकोनॉमिक रिटर्न देखने को मिलेंगे ही। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक हेल्थ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मेडिकल टूरिज्म के नाम पे बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलते हैं। मेडिकल टूरिज्म आपका, फार्मास्यूटिकल में हम डेवलप कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल में हम बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं जिसका इकोनॉमिक रिटर्न बहुत ज़्यादा है। तो इसके लोकल डिमांड तो रहेगी ही, अपन ग्लोबल डिमांड में भी काम कर सकते हैं। बैकिंग द एंजल्स इन वाइट कोट्स, अब ये जो आर्टिकल है बेसिकली वो इंडियन हॉस्पिटल्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स उनके ऊपर लिखा गया है कि आपको उनको बैक करना चाहिए, आपको उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनको बेनिफिट्स देने चाहिए। क्या हो रहा है कि इंडिया में जो अगर आप देखें तो इंडिया में जैसे जेनरिक मेडिसिन बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और कॉस्ट हमारी 1/10 रहती है इंटरनेशनल कॉस्ट के। अगर आप देखो तो इंडिया में बहुत सस्ता है, फिर भी इलाज अभी भी बहुत सस्ता है। ऑथर का ये कहना है कि जो ये एंजल्स इन वाइट है, मतलब कि जो हॉस्पिटल्स वाले हैं, इन लोगों के लिए अपन क्या कर रहे हैं, आर वी डूइंग इनफ। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि कुछ मेजर्स अच्छे हैं, जैसे कि वायबिलिटी गैप फंडिंग हमने 20% से बढ़ा करके 30% कर दी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वायबिलिटी गैप फंडिंग होती क्या है, तो बता देता हूँ। वायबिलिटी गैप फंडिंग मीन्स अ ग्रांट वन टाइम और डिफर्ड provided to support infrastructure projects that are economically justified but fall short of the financial viability। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो कि इकोनॉमिकली जस्टिफाइड हो लेकिन उनके पास कुछ फाइनेंशियल क्रंच रह जाता है, तो उसमें वन टाइम ग्रांट दी जाती है वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम पर। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पहले जो वायबिलिटी गैप फंडिंग थी, गवर्नमेंट ने उसको लिमिट लगा रखी थी कि 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट कैन बी द मैक्सिमम वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब उस लिमिट को बढ़ा करके 20% से 30% कर दिया गया है। सो दैट इज द गुड थिंग कि अब प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% से बढ़ा करके 30% कर दिया गया है। देन एक और डिसीजन लिया गया कि इन्फेक्शियस डिसीज रूम बनाए जाएंगे हर हॉस्पिटल में, लेबोरेटरी फैसिलिटीज बनाई जाएंगी एट द ब्लॉक लेवल आएंगे। तो ये सब अच्छी चीज़ें, लेकिन और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है। जैसे कि फर्स्ट थिंग क्या करने की जरूरत है, जो कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर है जीएसटी का, ये इन सब चीज़ों का, वो आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। जीएसटी से आप उनको या तो उनको एग्जेम्पशन दिलाओ, सारे हॉस्पिटल की सर्विसेज को आपको जीएसटी का एग्जेम्पशन दिलाना चाहिए। दूसरा, एज द एसेंशियल सपोर्ट सिस्टम फॉर कोविड-19 हॉस्पिटल्स नीड लिक्विडिटी। अगर आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स और अच्छा कोविड-19 सपोर्ट दे सके तो उनको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी। तो बियॉन्ड बैंक बोरोइंग्स द गवर्नमेंट शुड सेट अप अ 3-year फंड दैट विल इनेबल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेक्टर एंड फोर्टिफाई द सिस्टम फ्रॉम एनी फ्यूचर आउटब्रेक एंड ऑफर सबवेंशन ऑफ इंटरेस्ट। तो एक ऑथर ने सजेशन दिया कि बैंक बोरोइंग के अलावा भी आपको एक फंडिंग मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसमें आप एक फंड क्रिएट कर सकते हैं 3 सालों के लिए, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखे और उनको कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो मैट क्रेडिट है, कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्रेडिट है, वो आप उनको रिटर्न कर सकते हो ताकि वो और ज़्यादा इंसेंटिवाइज रहे हेल्थ केयर सेक्टर में आने के लिए। ऑलरेडी 25% कॉर्पोरेट टैक्स तो जो हॉस्पिटल से वो पे कर ही रहे हैं ना, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो आप इस तरीके से उनको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का जो क्रेडिट है आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। दीज आर सम ऑफ द सजेशंस व्हिच हैव बीन गिवन बाय द ऑथर। सुनीता रेड्डी इज बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर अपोलो हॉस्पिटल की हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, बट दैट इज अनदर गुड सजेशन। आप इनमें से कुछ सजेशन को फॉलो कर सकते हो। आगे मूव करते हैं, एनएसडी टेक्स पार्ट ऑफ इट्स सिलेबस ऑनलाइन। अब क्या है कि स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग वीडियोस ऑफ देमसेल्फ डूइंग योगा पोजेस, मेकिंग स्टेज लाइटिंग, ये वो। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो ऑनलाइन लर्निंग है वो इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया ड्यूरिंग द कोविड-19। तो हर चीज़ ऑनलाइन जा ही रही है, तो कोविड-19 के टाइम में इन्होंने भी क्या किया, बेसिकली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी कि अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन ले जाना शुरू कर दिया, सिलेबस ऑनलाइन इन्होंने अपलोड कर दिया। तो जाहिर सी बात है अपने को जानने की जरूरत क्या है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है क्या नहीं है ना। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बेसिकली इट्स अ थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे सिचुएटेड, न्यू दिल्ली में। इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। सेटअप कब हुआ था, इट वाज सेटअप इन 1959, 1959 में बना था बाय संगीत नाटक एकेडमी एंड बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्कूल इन 1975। ओके, तो याद रखिएगा 1959 में ये संगीत नाटक एकेडमी द्वारा बनाया गया था, 1975 में ये इंडिपेंडेंट स्टेटस में चला गया और इसको एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो 1959 में संगीत नाटक एकेडमी ने बनाया था इसको और ये इंडिपेंडेंट स्कूल बना 1975 में।
ठीक है ना। इन 2005 इट वाज ग्रांटेड द डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस, बट इन 2011 इट वाज रिवोक्ड। 2005 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी दिया गया, लेकिन उसको 2011 में रिवोक कर लिया गया। तो ये भी आप चीज़ याद रख सकते हैं। अब एक फेस्टिवल है जो कि ये कंडक्ट कराता है, एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि ये कंडक्ट कराता है, उसका नाम है भारत रंग महोत्सव। तो भारत रंग महोत्सव नाम का एक फेस्टिवल है जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कंडक्ट कराता है, और इट इज एन एनुअल इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनएसडी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड 2 decades ago टू स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द थिएटर अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया में थिएटर की ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए बेसिकली ये स्टार्ट किया गया था भारत रंग महोत्सव, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड 2 decades ago। मतलब कि ये फर्स्ट टाइम जब मतलब कि लाया गया था तो ये 1999 में आया था। तो 1999 में पहला भारत रंग महोत्सव आया था। तो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला हमको एनएसडी के बारे में, भारत रंग महोत्सव के बारे में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि हमको डिस्कस करने। तो यू कैन मूव विद मी, आगे मूव करते हैं, ठीक है ना। ओनली 2132 यूज्ड अटल योर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ना, ओके, तो इसको यूज़ करने वाले आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका यूज़ करने वाले केवल 2132 लोग हैं। ओके, तो एनएचए क्या आपका नेशनल जो आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इट इज़ मैंडेटेड टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो मॉनिटर करती है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। अब दिस फ्लैगशिप स्कीम है किस चीज़ के लिए? इसमें 5 लाख का कवर दिया जाएगा, कवर पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, 5 लाख अ फैमिली फॉर पर ईयर। ओके, 5 लाख रुपीज का कवर दिया जाएगा एक फैमिली को 1 साल के लिए फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो बेसिकली उसी प्रोग्राम के अंतर्गत बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2018 में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया था। एंड कोविड-19 में अगर आप देखो तो 2132 लोगों को अभी तक सो फार ओनली 2132 लोगों को ही कोविड-19 के ट्रीटमेंट में मिला हुआ है। ओके, तो दैट इज द थिंग विच इज कमिंग, दैट इज द न्यूज विच इज कमिंग। आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी एज वेल, आप मेरे साथ मूव करते जाइए। अब्बास सेज इजराइल एनेक्सेशन प्लान हैज डिरेल्ड द ओस्लो अकॉर्ड। अब अब्बास जो है ये आपके पैलेस्टीन के हैं, इन्होंने कहा है कि जो इजराइल का एनेक्सेशन प्लान है इट हैज़ डिरेल्ड द ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो अकॉर्ड क्या है? बेसिकली ओस्लो अकॉर्ड 2 स्टेजेस में हुआ था। इट इज़ एन पीस एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन साइंड इन द 1990s। 1990 के टाइम के 1990 का जो दशक था उस समय ओस्लो पीस अकॉर्ड के नाम से साइन किया गया था इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। ओस्लो 1 1993 में हुआ था, जिसको फॉर्मली कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ओस्लो 1 कहलाता है, 1993 में हुआ था। द पैक्ट एस्टैब्लिशेस अ टाइम टेबल फॉर द मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस। ओके, मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस के लिए टाइम टेबल की बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, इसका ऑफिशियल नेम है। ओस्लो 1 कहा जाता है। ओस्लो पीस अकॉर्ड जो है वो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओस्लो पीस अकॉर्ड किन कंट्रीज के बीच में है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, it planned for an interim Palestinian government in the Gaza and the Jericho in the West Bank. Okay, the Gaza और West Bank में एक interim Palestine government की बात करते हैं। Then Oslo 2 जो है वो ऑफिशियली कहलाता है Israeli Palestine interim agreement on the West Bank and Gaza 1995 की बात है ये, ठीक है ना। इसने Oslo 1 को एक्सपैंड किया था, ठीक है। तो क्या चीज़ है? Oslo 1 हमने देख लिया 1993 में। Oslo 2 जो है वो 1995 में आया। उसका पूरा जो नाम है वो Israeli Palestinian interim agreement on the West Bank and Gaza 1995 कहा जाता है। इट इंक्लूडेड प्रोविजंस फॉर कंप्लीट विड्रॉल और ऑफ इजरायली ट्रूप्स फ्रॉम 6 वेस्ट बैंक सिटीज एंड 450 टाउन्स। तो वहां से इजराइल की ट्रूप्स हट जाएंगी, ऐसा इसमें कहा गया था, ठीक है ना। The interim pact was only supported by to last 5 years while a permanent agreement was finalized, but it was tacitly been rolled over for more than 2 decades. Okay, तो इसको रोल ओवर किया जा रहा है। और जो जेरूसलेम का इशू था वो ओस्लो पीस अकॉर्ड में नहीं डिस्कस किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा कि जो जेरूसलेम का टॉपिक था उसको यहाँ पे नहीं डिस्कस किया गया था। कैबिनेट अप्रूव्स ₹3 लाख करोड़ फंडिंग फॉर एमएसएमईज। तो यहाँ पे बेसिकली इस आर्टिकल में जो स्टेप्स लिए गए अभी हाल ही के 4-5 दिनों में जो 4-5 एपिसोड आए थे उनमें जो बातें की गई थी उनके बारे में कि 100% गारंटी कवरेज दी जाएगी। जो एमएसएमई को ये 3 लाख करोड़ है ना,
बैंक्स प्रोवाइड जो करेंगे उनको 100% गारंटी दी जाएगी बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। ओके, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो है वो उन एमएसएमईज को जो पैसा दिलवाएगी उसको पूरी तरीके से कवर करेगी। मतलब बैंक्स को गारंटी दी जाएगी, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी के अंतर्गत बैंक्स को भी गारंटी रहेगी कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। बट बैंक्स जो है उसको वो नहीं मान रहे हैं, मतलब उसको फुल प्रूफ नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि बैंक्स का ये कहना है कि ये जो स्कीम है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट द्वारा गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या, क्रेडिट गारंटी लिमिटेड है वो गारंटी कर रही है, इसलिए वो बैंक जो है वो 20% का रिस्क वेट इसमें लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि इसमें 100% गारंटी गवर्नमेंट क्योंकि इसको डायरेक्टली गारंटी नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो ये जो इशू है काफी इंपॉर्टेंट इशू है ये। अगली चीज हम देखें और क्या किया गया कि 10,000 करोड़ का फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए आउटले निकाला गया है फॉर एक्सपेंडिचर। ये था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में, तो 60 और 40 के बेसिस पे डिवाइड रहेगा। सेंटर 60%, 40% स्टेट्स। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 10,000 करोड़ निकाला गया है, ठीक है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत। इसके अलावा जो ये स्कीम है बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करेगी, है ना, क्रेडिट लिंक सब्सिडी के रूप में हेल्प करेगी। ओके, और उनको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, स्किल ट्रेनिंग, मार्केटिंग, ग्रांड, इन सब में मदद करेगी, ठीक है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि स्कीम अनाउंस की गई थी बजट में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये हमारे फिशरी सेक्टर के लिए बेसिकली उसकी बात की जाती है, फिशरी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने किया है। देन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अडॉप्ट किया है, अप्रूव किया है फॉर द अडॉप्शन ऑफ न्यू मेथोडोलॉजी फॉर ऑक्शनिंग ऑफ कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। तो रेवेन्यू शेयरिंग मैंने ऑलरेडी कहा है, आपको बताया हुआ था कि प्रॉफिट शेयरिंग होता था पहले, अब रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर हम जा रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता था कि जो प्रॉफिट निकला उसका कुछ परसेंटेज शेयर करना पड़ता था, बट कंपनी से क्या करती थी, बोलती थी जीरो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो शेयर नहीं करना पड़ता था। अब रेवेन्यू शेयरिंग में क्या होता है कि पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि आपके रेवेन्यू का एक परसेंटेज फिक्स रहेगा, तो रेवेन्यू तो होगा ही होगा, भले प्रॉफिट ना हो लेकिन रेवेन्यू तो होगा ही होगा। तो गवर्नमेंट क्या एक तरीके से अपने अमाउंट को फिक्स करने के लिए चीज कर रही है। द टेन्योर ऑफ कोकिंग कोल लिंकेजेस वाज इंक्रीज्ड टू 30 ईयर्स। तो कोकिंग कोल का जो लिंकेज टेन्योर है वो 30 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब अब वो 30 साल रहेगा मैक्सिमम, पहले कम था, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि की गई हैं अंडर द न्यू स्कीम्स जो कि अभी अनाउंस की गई थी, उनके अंतर्गत ये सारी कुछ नई चीजें की गई हैं। आईआईटी गुवाहाटी टेक्स ट्रोजन हॉर्स रूट टू फाइट अल्जाइमर्स डिसीज। अब अल्जाइमर डिसीज होती क्या है बेसिकली, अल्जाइमर डिसीज में आपको मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। मेमोरी लॉस क्यों होता है? क्योंकि एमाइलॉइड प्लेक्स करके चीज होती है, एमाइलॉइड प्लेक्स, याद रखेगा, एमाइलॉइड प्लेक्स। ये क्या रहते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं उनके एक्सॉन्स में जम जाते हैं, तो ब्रेन में क्या आता है, ये एक तरीके से जम जाता है और ब्लॉकेज क्रिएट करता है। एमाइलॉइड प्लेक्स जो होते हैं ये ब्रेन में जो आपके न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं उनमें जाके जम जाते हैं और वो वहां पे ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। इस कारण से आपका जो ब्रेन है वो भूलना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या निकाला है, बेसिकली दो टेक्निक्स है, एक है ट्रोजन पेप्टाइड। तो ट्रोजन पेप्टाइड क्या करेगा, बेसिकली एक ट्रोजन पेप्टाइड इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस बॉडी के अंतर्गत, जो कि क्या करता है कि इनको जमने से रोकता है, मतलब कि जो आपका अल्जाइमर है उसको 10 साल तक के लिए कम से कम डिले करने में काम कर सकता है। जो आपके ये एमाइलॉइड प्लाक्स हैं इनको जमने से रोक सकता है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो थेरेपी है वो इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी के थ्रू आपको बेसिकली, ठीक है, लो वोल्टेज आपको इलेक्ट्रिसिटी फील्ड के अंदर रखा जाएगा और उसके थ्रू आपके बेसिकली जो ये इस तरह से जम गए उनको साफ करने का एक तरीके से मैकेनिज्म है, ठीक है ना। जिस तरीके से आपको बेसिकली अल्जाइमर से थोड़ा सा राहत आपको दी जा सकती है ना, 17-35% की आपको राहत मिल सकती है। एंड दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय द आईआईटी गुवाहाटी। ओके, तो अल्जाइमर डिसीज के लिए उन्होंने ट्रोजन हॉर्स मैकेनिज्म का यूज किया है। ट्रोजन हॉर्स मैकेनिज्म वही है कि मैंने बताया ना कि एक ट्रोजन पेप्टाइड आपका इंट्रोड्यूस किया जाएगा बॉडी के अंतर्गत, जो कि आपके इस एमाइलॉइड पेप्टाइड को तोड़ने का काम करेगा, एमाइलॉइड जो प्लैक्स है उनको तोड़ने का काम करेगा, उनको जमने नहीं देगा, ठीक है ना। दूसरा लो वोल्टेज थेरेपी वाला मैकेनिज्म है। तो दीज वर द थिंग्स व्हिच वर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। 7 बजे शाम को जरूर आइएगा, लाइव सेशन विल बी देयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।